हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग देखेंगे डेली डोज, उसमें है इंडियन इकॉनमी और ये है पार्ट 11। ठीक है। अभी जो है अब हमारा ईपीएफओ काफ़ी एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है और हमारा जो खास करके इकॉनमी का जो रैपिड रिवीजन सीरीज़ चल रहा था ईपीएफओ का, वो भी उसमें भी एक या दो लेक्चर बचे हुए हैं। तो आज जो हम लोग डेली डोज में क्वेश्चंस लिए हैं वो उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड है जो अभी तक आपने रैपिड रिवीजन सीरीज़ में किया हुआ है। ठीक है। तो आप क्या है, ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के। और ये आप बात मान के चलिए कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, खास करके जैसे सीडीएस हुआ, ईपीएफओ हुआ या यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ, तो इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो आपस में एक दो साल के इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है। कभी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको ईपीएफओ में भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन इसी स्टैंडर्ड का रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से सबसे अच्छा आपको ये पता चलता है कि एग्ज़ाम का एग्जैक्ट लेवल कैसा है। ठीक है। तो वही है, क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट, एक तरफ वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और फिर जो हम लोग इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है। ये 2020 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका जो स्टेटमेंट है, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स। दूसरा है, इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी हैव डिक्रीज इन रिसेंट ईयर्स। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट है, इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। और आपका स्टेटमेंट 4 है, इंडिया सफ़र फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं। ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो 1 एंड 2 ओनली है, ऑप्शन बी है 2 एंड 4, ऑप्शन 3 है 3 ओनली है और ऑप्शन डी है आपका 1, 3 एंड 4 ओनली। ठीक है। तो बताइए सही ऑप्शन कौन सा है इसमें। देखिए अभी हमने जस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो चैप्टर पूरा अच्छे से किया हुआ है। तो अभी जो जिसने भी ये लेक्चर हमारा जो देखा होगा, जिन्होंने भी देखा होगा, के दिमाग में अभी एकदम फ्रेश होगा ये। ठीक है। क्योंकि उसमें हमने अच्छे से करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट और भी इंडिया का इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, इंडिया का डेफिसिट किसके साथ है, इसको हम लोग ने देखा था अच्छे से। ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 1, 3 एंड 4। ठीक है। इसमें दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। और अभी हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, इसको अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है, पहले हम लोग इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला वाला जो है, बिल्कुल हमने जब आपको याद होगा करंट, जब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफाइन किया था, तो वहाँ पर हमने जो करंट अकाउंट वाले पार्ट में देखा था कि एक आपका विजिबल्स होता था, एक आपका इनविजिबल्स होता था। ठीक है। तो विजिबल्स पार्ट में हमने मैक्सिमम में देखा था कि वहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट्स का बात करते थे, खास करके गुड्स, मर्चेंडाइज जिसको बोलते हैं, मर्चेंडाइज गुड्स का एक्सपोर्ट का बात हमने किया था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि हमारा जो विजिबल्स में था वो क्लियर कट जो है इंडिया का डेफिसिट था। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा स्टेटमेंट जो है, ठीक है, हमने पढ़ा था इनविजिबल्स में आपका एक पार्ट होता है सर्विस, और सर्विस में जो है इंडिया का जो है वो पॉजिटिव में चलता है बैलेंस। क्यों? क्योंकि आप जानते थे कि इंडिया जो है खास करके सॉफ्टवेयर सर्विस और भी जैसे आपका मेडिकल सर्विसेज है, इसको एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया का जो नेट इफेक्टिव जो सर्विसेज में था वो पॉजिटिव था। तो ये भी स्टेटमेंट आपका 3 सही हो गया। और ऑप्शन 4 में जो आपका स्टेटमेंट 4 था, इंडिया सफ़र फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी स्टेटमेंट सही था। क्यों? क्योंकि हमने देखा था जब हम लोग नेट इफेक्टिव निकालते हैं करंट का, तो वो जो है वो नेट आपका जो है नेगेटिव आ जाता है, यानी कि इंडिया का जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। और हमने ये भी देखा था उसमें कि ट्रेंड्स कितना चल रहा है, जैसे कि कितना परसेंट रहता है आपका, 2% रहता है, 1.9% रहता है। अभी कुछ जैसे आपके 2020 में जो है एक बार करंट अकाउंट जो है सरप्लस में चला गया था, तो वो भी हमने जो है उस लेक्चर में अच्छे से डील किया था। लेकिन फिर जो है अभी हमारा करंट है वो करंट अकाउंट डेफिसिट ही चल रहा है। तो इंडिया के केस में क्या है कि मैक्सिमम टाइम जो है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, और वो भी हमने देखा था कि कितने परसेंटेज ऑफ जीडीपी का वो रहता है जो हम लोग वहाँ पर लेते हैं, और आपके एक्चुअली वो बिलियंस में लिया जाता है। ठीक है। तो आप जो है इस वाले लेक्चर को, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो हमारा इकोनॉमी का 8 लेक्चर है, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो डायरेक्टली डेली डोज देख रहे हैं, तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देख लें। 2x पे देखें, लेकिन ज़रूर देख कर जाएं, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बेसिक्स होता है, खास करके जो करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट का जो बात होता है, या फिर आपका और भी जो
करेंसी एक्सचेंजेस का एक्सचेंज रेट से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, रीर नीर वाला, ये सब चीज़ हमने इस वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से डील किया है। ठीक है, तो आप जो है कुछ समय निकाल के इस लेक्चर को ज़रूर देखें। उसके बाद देखिए हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन। ये भी हमारा देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने पढ़ा था और हमने ये फाइनेंशियल मार्केट में भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये भी 2020 में आया हुआ है। पहला आपका स्टेटमेंट है, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। दूसरा है, इट इज़ अ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, नॉन डेट ध्यान रखें इसको। ऑप्शन सी जो है आपका, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। ठीक है, और स्टेटमेंट डी है आपका, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको FII भी कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था FII या FPI जिसको आप कहने लगे हैं। ठीक है, इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो बताइए इसका सही स्टेटमेंट कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा है इसका? इसका सही ऑप्शन है, इट इज़ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। अब जिन्होंने भी ये पढ़ा था हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स में, हमने जो देखा था और हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी देखा था कि हमारा जो खास करके जो कैपिटल वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जो इन्वेस्टमेंट्स आता है बाहर से, उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो तरीके से। एक है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक है आपका FDI। FPI में क्या होता था, हम लोग वैसे फंड वैसे इन्वेस्टमेंट्स आते थे जो कि आपके यहाँ के बॉन्ड्स शेयर्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते थे, और उनको क्या था कि वो बेसिकली वो कंपनी में कोई इक्विटी होल्ड नहीं करते थे। ठीक है, और वो कुछ ना ही मैनेजमेंट में उनको कुछ उनका कुछ पार्ट रहता था, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब रहता था। लेकिन FDI क्या होता था, FDI बेसिकली होता था कि यहाँ के कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, R&D भी लाते थे और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लाते हैं अपने साथ। ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी लाते हैं अपने साथ, और उनको इक्विटी शेयर भी मिलता है। ठीक है, और मैक्सिमम केस में आपका FDI जो है मैक्सिमम केस में वो नॉन डेट क्रिएटिंग होता है। नॉन डेट कैपिटल फ्लो मतलब क्या होता है कि वो आके यहाँ पर ना ही वो यहाँ पर लोन नहीं देते हैं, वो डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर कुछ होता है, वो इक्विटी चाहते हैं कंपनी में। तो ऐसे हम लोग इसको जब डिटेल में यहाँ पे देखिएगा, देखिए FDI इज़ मोर देन 10% इक्विटी इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर देखिए जब भी आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट 10% से ऊपर चला जाता है और वो फॉरेन एंटिटी कर रही है उस कंपनी को, किसी इंडियन कंपनी में, तो हम लोग उसको FDI टर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक अगर डेफिनेशन बोलेगा तो FPI और FDI में ये भी ले सकते हैं कि अगर आपका 10% इक्विटी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो फॉरेन एंटिटी जो इन्वेस्ट कर रही है हम लोग कहेंगे कि ये FDI कर रही है इस कंपनी में। ठीक है, अब दैट मीन्स डेट बोरोइंग लोन्स आर नॉट वर्ड वी एसोसिएट विद FDI एंड देयरफॉर ऑप्शन सी एंड डी आर रॉन्ग। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी और डी जो है आपका ये डेट से रिलेटेड है, और हमने क्या कहा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी जो होता है वो डेट इन नेचर होता है, आप जानते हैं एक तरह से बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है जो इशू करती है और इस पर इंटरेस्ट देती है। ठीक है, तो FDI का बात क्या था कि FDI एक तरह से आपका कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल फ्लो कर रहा है इंडिया के किसी कंपनी में, और इंडिया के कंपनी में इन्वेस्ट करके उन लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स ले लेते हैं। जब कंपनी प्रॉफिट करेगा फ्यूचर में तो वो उससे पैसा कमाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे वॉलमार्ट, अभी हमने वहाँ पर भी एग्जांपल लिया था, वॉलमार्ट हैज़ इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ FDI इनटू फ्लिपकार्ट। ये सब जानते हैं कि फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट है, एंड इट इज़ स्टिल एन अनलिस्टेड कंपनी। ये भी आपका एक जैसे पहला वाला है, ये आपका है कि इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इंडिया के किसी स्टार्टअप में भी FDI हो सकता है। ठीक है, किसी एक कंपनी में भी जो नॉन लिस्टेड है, मतलब आपके स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड नहीं है जो कंपनी, उसमें भी FDI आ सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट को भी आप ऐसे नेगलेक्ट कर सकते थे। लेकिन आपका जो FPI होता है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, वो नेसेसरीली होता है कि वो जो है लिस्टेड, अब क्योंकि उन लोग बॉन्ड शेयर्स जो में इन्वेस्ट करते हैं, और बॉन्ड शेयर्स वैसे ही कंपनी इशू करते हैं जो कि लिस्टेड कंपनीज होते हैं। ठीक है, तो ये जो था एक कंसेप्ट था बेसिक का FPI FDI का। फिर हम लोग वैसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है FPI से रिलेटेड है। देखिए ये सब कंसेप्ट जो है हमने, ये क्वेश्चन बहुत इजी है उन लोग के लिए जिन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा लेक्चर देखा है और उन्होंने समझा है कि डिफरेंस क्या है FPI और FDI में। ठीक है, वहाँ पर हमने ये सब कंसेप्ट जितने भी हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट, इसके बारे में भी हमने वहाँ पर डिटेल में डील किया है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है आपके पास, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स डायरेक्टली। मतलब वो ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि यहाँ के इंडियन स्टॉक मार्केट में विदाउट अपना रजिस्ट्रेशन कराए बिना जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
वैसे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दूसरा है आपका कमर्शियल पेपर, तीसरा है आपका प्रॉमिसरी नोट और ऑप्शन डी है पार्टिसिपेटरी नोट। जिन्होंने भी वो लेक्चर देखा है वो इस क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है पार्टिसिपेटरी नोट, ठीक है। पी नोट्स, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे डील किया था कि पी नोट्स क्या होता है एक्चुअली, कि वैसे टूल्स हैं ये, ठीक है। इसको ऑफशोर ये भी कहते हैं इसको, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई इन्वेस्टर यूएसए में बैठा हुआ है, ठीक है, वो अब चाह रहा है कि वो इन्वेस्ट करे इंडिया के स्टॉक मार्केट में, लेकिन उसको क्या है कि उसको सेबी से यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। सेबी जो है यहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स को रेगुलेट करती है। तो अब ये इन्वेस्टर एक अकेला इन्वेस्टर है बेचारा, तो ये इन्वेस्ट करना चाहता है यहाँ के स्टॉक मार्केट में, लेकिन अब सेबी के थ्रू रजिस्टर कराए अपना पैन कार्ड और अपना ये सब यहाँ पर बनवाए, तब जाके वो यहाँ पर कर सकता है। लेकिन ये बोल रहा है कि इतने झंझट में हमको नहीं जाना है, तो वो क्या करता है, एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो एग्जिस्टिंग है, जो कि सेबी से रजिस्टर्ड है, उसको बोलेगा कि यार तुम मेरे बदले में यहाँ पर इन्वेस्ट करो और हमको जो है तुम पी नोट इशू कर दो, ठीक है। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है यहाँ पर, ये एक तरह का समझ लीजिए कि आप इसका, ठीक है। तो वो पी नोट्स के थ्रू जो है वो यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट में वो जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। और इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं इसका। पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है ये देखिए, फॉरेनर विशेज टू इन्वेस्ट इन इंडिया but does not want to go through hassles of registering with SEBI, getting PAN card, opening a DMAT account. So he will approach a SEBI registered foreign institutional investor या foreign portfolio investor, जिसको सेम ही है दोनों चीज़, जो कि आपके यहाँ पे पार्टिसिपेटरी नोट्स में जो इन्वेस्ट करेंगे थ्रू, जो मतलब वो अगर वो पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है वो इसको इशू कर देंगे और वो जो है वो अपना पैसा इन FPIs को दे देगा और FPI जो है उनके बिहाफ में यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा इसमें और डिटेल में भी जानना है तो ये वाला जो हमारा लेक्चर है, खास करके इकोनॉमी 7 वाला, जो फाइनेंशियल मार्केट में, इसमें भी हमने डील किया है पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में, तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आप जान के जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आते ही रहते हैं। बहुत डेप्थ में आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक बेसिक्स जैसे आपको जितने भी आपके शायद वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इस लेक्चर में भी हम लोग बिल्कुल उसी तरह से डील किए हैं कि आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए एक नेक्स्ट का क्वेश्चन है आपका, विथ रिगार्ड टू ई विधान प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ई विधान, ठीक है, ध्यान रखें इस प्रोजेक्ट का नाम है, और ये प्रीवियस ईयर आपका CDS का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको लिया गया है। और इस तरह का क्वेश्चन आपका EPFO में भी आ सकता है, ठीक है। इट इज़ अ मिशन मोड प्रोजेक्ट दैट कम्स अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। स्टेटमेंट 2 है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। हिमाचल प्रदेश इज़ द फर्स्ट डिजिटल लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो है इसमें सही है। पहला ऑप्शन है आपका 1 and 2 ओनली, दूसरा है 2 and 3 ओनली, सी है आपका 1 and 3 ओनली, और ऑप्शन डी है 1, 2 and 3, ठीक है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। सही आंसर है इसका 1 and 3। जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा गलत है। देखिए अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के जैसा चीज़ दिख रहा है तो लोग मेती जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसको मार्क कर सकते हैं। तो हमेशा जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है या आपका UPSC जो है वैसे स्कीम्स पूछती हैं जिसमें आपको कंफ्यूज कर सके वो, ठीक है। बहुत ईजी स्कीम्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी कारण आपको जब भी हमने अपने लेक्चर्स में भी कहा है, और अभी हमारा एक लेक्चर आएगा जो कि स्कीम ओरिएंटेड होगा, खास करके से जो इकोनॉमिक्स का स्कीम है उसको लेकर, तो वहाँ पर क्या होता है, किसी भी स्कीम में आपको ध्यान क्या देना है, एक तो वो उसका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, मतलब उसके टारगेट जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो कौन है, दूसरा क्या है उसका कि उसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो क्या है, ठीक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी स्कीम का। और इसमें भी कि इसमें थोड़ा बहुत जो है ये भी देख सकते हैं कि एलोकेशन कितना हुआ है। इतना इन्फॉर्मेशन रहने पर आप क्या है कि कोई 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे और आप सही आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा नोडल मिनिस्ट्री बहुत ध्यान से पढ़ें। थोड़ा सा अगर शॉर्ट नोट्स भी बनाना चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को लेकर तो बना भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका जो है एक्सप्लेनेशन क्या है। इट इज़ अ मिशन मोड प्रोजेक्ट, ठीक है। MMP कम्स अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, देखिए मोपा इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन ऑल 31 स्टेट्स UTs विद लेजिस्लेचर्स, एंड द फंडिंग ऑफ ई विधान इज़ प्रोवाइडेड बाय मोपा एंड टेक्निकल सपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देखिए यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट जो है वो मेथी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो मेन जो नोडल मिनिस्ट्री जो कि इस पूरे स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, ठीक है। अब देखिए क्या है, फंडिंग ऑफ जो आपका है ये
इस थ्रू सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है जल्दी से बताइए। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वैसे होते हैं जो कि आपके जो इसमें सेंटर भी कंट्रीब्यूट करता है और स्टेट भी कंट्रीब्यूट करता है, डिपेंडिंग कि कैसे स्टेट्स हैं। जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उसमें के बीच में 60-40 का रेशियो रहता है। जो स्पेशल स्टेट्स होते हैं वहाँ पर 90, खास करके जो नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स होते हैं वहाँ पर जो होता है वो 90-10 का इशू रहता है। ठीक है, मतलब वो 19 जो है वो आपका सेंट्रल देती है और 10 जो है वो स्टेट। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश इज़ ऑलरेडी द फर्स्ट डिजिटल लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इस स्टेट ये भी जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ था ये बिल्कुल सही था। एक आता है, अभी देखिए हमने वहाँ पर अभी जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला जो हमने देखा तो उसमें हमने ये कहा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमने आपको लिस्ट दे दिया था। हमने कहा था कि इसके बारे में आप थोड़ा सा जो है डिटेल में थोड़ा सा गूगल कर लें। ठीक है, एक्चुअली कि उसके मेंबर्स कौन है और उसका फॉर्मेशन कब हुआ था और उसका जो है मेन एजेंडा क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही है आपका विथ रिगार्ड्स टू शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, जो वो की बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के कंटेक्स्ट में। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें बताने की कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ इस क्वेश्चन के थ्रू भी आपका SCO जो है वो कवर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट है आपका, इट इज़ अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फाउंडेड इन 2001। ठीक है, द SCO कंप्राइजेज 8 मेंबर स्टेट्स प्रेजेंटली। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट है आपका, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ SCO। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसमें जो है तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब देखते हैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैविंग बिगन एज शंघाई 5। ये शंघाई 5 जैसा स्टार्ट हुआ था इन 1996 बाई लीडर्स ऑफ चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। ठीक है, इट वॉज christened एज SCO इन 2001 एंड यहाँ भी 2001 हुआ था। तो यहाँ पे SCO एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 19 सितंबर 2003 में, मतलब SCO जो है वो प्रॉपर फंक्शन 2003 में स्टार्ट किया था। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपका कि चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान जो है ये बाद में ऐड हुआ था। ठीक है, लेकिन ये जब उज़्बेकिस्तान का एडिशन हुआ, ठीक है, तो ये जो है ये SCO बन गया। ठीक है, पहले जो है ये शंघाई 5 कहलाता था, लेकिन जब उज़्बेकिस्तान को ऐड किया गया तो फिर जो है ये प्रॉपर जो है इसको 6 मेंबर्स बन गए और ये जो है ये SCO में टर्न हो गया। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन अगर कहीं पे आएगा तो उज़्बेकिस्तान को भी जो है आप वो फाउंडिंग मेंबर ही इसमें मानिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं मेंबर्स ऑफ क्या दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम फाउंडिंग मेंबर्स उज़्बेकिस्तान जॉइंड द ग्रुप लेटर एज अ परमानेंट मेंबर। ठीक है, अब मतलब फाउंडिंग मेंबर्स ये जो है ये शंघाई 5 के बारे में बोल रहा है, लेकिन इसके बारे में जो उज़्बेकिस्तान ने जब ज्वाइन किया तो ये 6 हो गए और ये 6 बन गए आपके SCO। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर द न्यूएस्ट इंक्लूजन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट एडेड अनदर 1.45 बिलियन पीपल इन द SCO मेकिंग द ग्रुप कवर अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान जब इसके पार्ट बन गए हैं तो SCO में ऑलरेडी चाइना है, तो आप कह सकते हैं कि 40% जो है वो ग्लोबल पॉपुलेशन का वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, बोथ दीज नेशंस जो है साइंड द मेमोरेंडम फॉर बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर ऑफ SCO इन 2016। आपको ध्यान होगा कि उस समय जो है नवाज शरीफ जो थे वो पाकिस्तान के PM थे, तो उनको भी जो है शी जिनपिंग ने बुलाया गया था और उस समय जो है SCO में जो है दोनों कंट्रीज़ हमारे इंडिया और पाकिस्तान एक साथ उनका एडिशन हुआ था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 8 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जो भी आपका 6 जो है हमने देखा स्टार्टिंग वाले और बाद में इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए हम लोग उसको थोड़ा मैप के थ्रू देख लेते हैं। मैप से देखने से बहुत अच्छा रहता है कि आपको तुरंत भर में जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो इंडिया यहाँ पर है आपका। ठीक है, इंडिया लेटेस्ट मेंबर है, इंडिया भी, पाकिस्तान भी लेटेस्ट मेंबर है। ठीक है, उसके अलावा देखिए उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, चाइना एंड रशिया। ठीक है, आपको इसमें क्या याद रखना है ये बात ध्यान दीजिए कि इसमें जो है आपके कौन कौन पार्ट नहीं है। इसमें अफ़गानिस्तान जो है वो पार्ट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, ये भी इसका पार्ट नहीं है। देखिए ये सब नाम काफ़ी मिलते जुलते होते हैं तो कन्फ्यूजन आपसे क्रिएट किया जा सकता है, तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि कौन इसका पार्ट नहीं है। जब आपका क्वेश्चन जब फ्रेम किया जाएगा तो आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो आप जो है इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे कि नहीं ये नहीं है और अफ़गानिस्तान भी नहीं है। ठीक है, तो SCO के जो मेंबर्स हमने देखा, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को आपको क्या है, खास करके इंडिया के कंटेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उसका लिस्ट हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो है, खास करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले लेक्चर में हमने दिया है। उतने जितने ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में क्या करें, आप सिर्फ और सिर्फ गूगल करके उनका विकी पेज पढ़ लें और आपको देखना क्या है कि उसमें मेंबर्स कौन है। अगर बहुत ज़्यादा मेंबर है तो आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये देखिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि उसका मेंबर नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि उस जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसका प्राइमरी मोटिव क्या है।
ठीक है, वो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या काम करता है। ठीक है, तो आज जो है हमने 5 क्वेश्चंस कवर किया। इसी तरह से आपका और भी जितना भी हमारे डेली डोज चल रहा है वो चलते रहेगा। तो इन सब क्वेश्चन से भी आप कोशिश करें कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करें जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।